तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई जो है वो क्या करेगा, क्रेडिट कंट्रोल करेगा। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट का मतलब होता है मनी। अगर मनी भी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब करेंसी, अगर करेंसी भी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब पैसा। इसका मतलब इकोनॉमी में जो भी मनी सर्कुलेशन होता है, आपको पता है इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, एक फर्म से दूसरे फर्म के पास, एक बैंक से दूसरे बैंक के पास मनी सर्कुलेट होता रहता है। कोई डिपॉजिट करेगा, कोई लोन ले जाएगा, कोई सेल करेगा, कोई परचेज करेगा, तो इकोनॉमी में क्या होता है, पैसा हुआ घूमता रहता है। अब देखो इकोनॉमी में जो आरबीआई है उसको कंट्रोल करता है पैसे को, कहीं पैसा ज्यादा ना हो जाए, कहीं पैसा कम ना हो जाए। आपने दो सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं महंगाई, और एक सिचुएशन होती है डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं मंदी। इन्फ्लेशन मतलब जब पैसा ज्यादा हो जाता है इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन जब पैसा कम हो जाता है। तो आरबीआई इसको कंट्रोल करेगा। आरबीआई के पास कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स है, उनकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज है जिसके थ्रू वो मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन गई है, तो इकोनॉमी से वो पैसा अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को अप्लाई करके विड्रॉ कर सकता है। और डिफ्लेशन सिचुएशन है, उसको लग रहा है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी कम है, पैसे कम है, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से वो इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट कर सकता है, डाल सकता है। तो ये आरबीआई का फंक्शन है कि वो मनी को कंट्रोल करता है। देखो एक और वर्ड आपने सुना होगा, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल दोनों सेपरेट सेपरेट टर्म है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है उसको कंट्रोल करना, कि उसका एक लेवल पे मेंटेन रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो, क्योंकि ज्यादा होना भी इकोनॉमी के लिए वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है और कम होना भी इकोनॉमी के लिए वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है मनी को इकोनॉमी में क्रिएट करना, बनाना। ये जो फंक्शन है ये कॉमर्शियल बैंक करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है। इसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप देखना। क्रेडिट क्रिएशन में कॉमर्शियल बैंक अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं, और अपनी इनिशियल डिपॉजिट जो लोगों ने सबमिट कराई है उसकी हेल्प से क्रेडिट को क्रिएट करता है। क्रेडिट मतलब पैसे को क्रिएट करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है। इन क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो पैसे बना रहा है और लोगों के पास इकोनॉमी जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में क्रिएट होते रहे, कंट्रोल वे में सर्कुलेट होते रहे, ना उसकी लेवल ज्यादा हो ना उसकी लेवल हो। क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई और क्रेडिट क्रिएशन करता है कॉमर्शियल बैंक। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट और आरबीआई के क्या फंक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब करेंसी, करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी अगर सिंपल भाषा में देखें तो इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज को छोड़कर और जितनी भी आपने करेंसीज का नाम सुना है, डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, ये सब के सब क्या है, फॉरेन करेंसी हमारे लिए। और इन सब की कस्टडी जो है वो किसके पास होगी, आरबीआई के पास होगी। कस्टडी मतलब इन सब की होल्डिंग किसके पास होगी, आरबीआई के पास होगी। फॉर एग्जांपल आप हो और आपका बैंक है एक्सिस बैंक में, ठीक है। आप गए एक्सिस बैंक के पास और आपने बोला कि मुझे $10 चाहिए। एक्सिस ने बोला दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इंडिया में रहकर डॉलर की बात कर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी में डॉलर चलेंगे, क्या करेगा डॉलर का, बता क्या काम है, कोई काम नहीं है यार, हमारे पास मिलते भग जाए यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है किसी भी बैंक के पास किसी भी शॉप पे जाके आप पूछो कि वहां पे फॉरेन करेंसी अवेलेबल होती है नहीं होती, वो साफ मना कर देंगे कि ये क्या चीज होती है भाई, ये क्या होता क्या है। तो इसका मतलब किसी भी बैंक के पास ये राइट नहीं होता कि वो फॉरेन करेंसी में डीलिंग करे। सिर्फ और सिर्फ कस्टडी किसके पास होगी, आरबीआई। और आरबीआई जिस बैंक को परमिशन देगा, राइट देगा फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करने के लिए, वही बैंक जो है वो डीलिंग कर सकता है, उसके अलावा और कोई डीलिंग नहीं करता। और नॉर्मल जो इंडियन पब्लिक होती है उसको करेंसीज अवेलेबल में नहीं कराई जाती है।
जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे वहां पे अथॉरिटी होती है, वो आपकी करेंसी को चेंज करके देती है। अदरवाइज नॉर्मल जैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड परचेज नहीं होता, क्योंकि उसकी कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है, और उसको कंट्रोल भी कौन करता है? आरबीआई करता है। ऐसे नहीं है कि किसी के पास भी दे दे और वो डीलिंग करने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या करता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, आप और हम हैं, हमारा अकाउंट कहाँ पे होता है? कॉमर्शियल बैंक्स में होता है। कॉमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, सब कॉमर्शियल बैंक है। तो हमारे सब के अकाउंट्स कहाँ पे ओपन कराते हैं हम? अकाउंट्स ओपन एंड कॉमर्शियल बैंक्स। हम जितनी पब्लिक है सारे अकाउंट कहाँ ओपन कराते हैं? कॉमर्शियल बैंक। सेम एज इट इज कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, एच डी एफ सी, एक्सिस, एस बी आई, पीएनबी, सब, इन सभी के अकाउंट्स कहाँ पे ओपन होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। अकाउंट्स ओपन विद आरबीआई। तो जैसा रिलेशनशिप पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में होता है, सेम रिलेशनशिप कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में होता है। हम यहाँ पे अपना एक्सेस जो डिपॉजिट होता है यहाँ सबमिट कराते हैं, और लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ से लोन भी ले सकते हैं और डिपॉजिट भी करा सकते हैं। सेम कॉमर्शियल बैंक करता है, अपना डिपॉजिट यहाँ पे करा सकता है, और कभी लोन की रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ से एडवांसेस भी ले सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक जैसा होता है, सेम रिलेशनशिप स्टैब्लिश बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। तो क्लियर हाउस फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे दो बैंक है, एक है एसबीआई और एक है एचडीएफसी। ठीक है, और इन दोनों के अकाउंट कहाँ पे ओपन है? आरबीआई के ओपन है। देखो, एसबीआई के पास दिन में हजारों चेक आते होंगे, कोई एचडीएफसी बैंक का है, कोई एक्सिस बैंक का है, कोई आईसीआई बैंक का है, कोई एयू स्मॉल बैंक का है, बहुत सारे चेक होते होंगे। ऐसे एचडीएफसी के पास भी बहुत सारे चेक आते होंगे, कोई एक्सिस बैंक का, कोई एसबीआई का, कोई आईडीएफसी का, कोई कॉमर्शियल बैंक का, कोई पीएनबी का। तो सारे चेक कहाँ लगाते होंगे? आरबीआई के पास भेजते होंगे। आरबीआई इन सभी ट्रांजेक्शन क्या करता होगा? सेट ऑफ करता होगा। तो अभी मान लेते हैं कि दो चेक है, एसबीआई के पास चेक आया है और इसको एचडीएफसी से लेने हैं कितने रुपीस? 10,000। इसका मतलब एचडीएफसी एसबीआई कितने रुपए देगा? 10,000 देगा, क्योंकि एसबीआई के पास चेक आया एचडीएफसी के अगेंस्ट। एचडीएफसी के पास भी एसबीआई का चेक आया, तो एसबीआई जो है वो एचडीएफसी कितने रुपीस ट्रांसफर करेगा? 12,000। सीधी सी बात, एचडीएफसी एसबीआई को देगा 10,000, एसबीआई एचडीएफसी को देगा 12,000 अगेंस्ट जो चेक इनके पास आए। अब चेक में ऐसे तो है नहीं कि चेक आपस में ट्रांसफर कर लेंगे, जहां पर इनका अकाउंट होता है वहां पे सेटलमेंट होती है। तो एसबीआई चेक भेजेगा किसके पास? आरबीआई के पास, कि मुझे एचडीएफसी से कितने लेने? 10,000। ऐसे एचडीएफसी यहाँ से भेजेगा आरबीआई के पास कि मुझे एसबीआई से कितने लेने? 12,000 लेने। अब देखो, आरबीआई के पास दो ऑप्शन है। पहले क्या करें? एसबीआई का चेक आया 10,000 का, उसको भेजेगा एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी इसको क्लियर करके फिर इधर भेजेगा अमाउंट फिर ये एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। फिर एचडीएफसी का चेक आएगा 12,000 का, ये एसबीआई के पास भेजेगा। एसबीआई 12,000 की इसको परमिशन देगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो आरबीआई फिर इसके अकाउंट में 12,000 डिपॉजिट कर देगा या क्रेडिट एंट्री कर देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा कि एसबीआई को लेने हैं एचडीएफसी से 10,000, एचडीएफसी को लेने हैं 12,000। इसका मतलब दोनों में से अगर सेट ऑफ करें तो एचडीएफसी को लेने हैं एसबीआई से 2,000। तो आरबीआई सिर्फ क्या करेगा, यहाँ डायरेक्टली 2,000 की एक क्रेडिट एंट्री कर देगा एचडीएफसी के अकाउंट में। बस, इसे प्रोसेस से बच गए और टाइम भी बच गया। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको सेट ऑफ करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। और क्या फंक्शन हो सकते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखो, हम अपना एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे को मनी की नीड है, तो सबसे पहले मैं किससे पूछूंगा? अपने दोस्त से, कि भाई पैसे हैं दे दो यार थोड़े टाइम के लिए। उसने मना कर दिया, तो मैं किससे पूछूंगा? अपने रिलेटिव से, कि भाई थोड़े पैसे हैं कुछ टाइम के लिए चाहिए दे दो।
अगर उन्होंने ही मना कर दिया तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? कॉमर्शियल बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, और कॉमर्शियल बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब मैं आगे कहीं पे भी अब लोन लेने के लिए नहीं जा सकता। ऐसे ही आरबीआई होता है। तो आरबीआई डीलिंग करता है किसके साथ? कॉमर्शियल बैंक के साथ। तो कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो सबसे पहले अपने पड़ोस वाले कॉमर्शियल बैंक से पूछे। एक्सिस वाले को लोन चाहिए तो एसबीआई से पूछेगा कि लोन है तो दे दो। वो भी लोन अगर नहीं दे पाया तो क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई को बोलेगा कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे लोन दो। अगर आरबीआई लोन नहीं दे पाया तो उसके आगे फिर कोई ऑप्शन नहीं बच जाता उसके पास। ठीक है, अब बोलोगे फॉरेन बैंक से ले लो। फॉरेन बैंक दूसरी कंट्री, फॉरेन बैंक अगर यहाँ पे काम करे तो वो यहीं पे कॉमर्शियल बैंक के अंडर में आ जाएंगे। आरबीआई हमारी यहाँ टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ कॉमर्शियल बैंक्स fails to accommodate financial assistance from anywhere, RBI is the last lender। ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंक सभी जगह फेल हो जाता है फाइनेंशियल अकोमोडेशन लेने से, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलने से, तो आरबीआई उसका लास्ट पॉइंट है। इससे ही उम्मीद है अगर इससे पैसा नहीं मिला तो इसके बाद उसको पैसा कहीं सोर्स से भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए बोलते हैं आरबीआई क्या है? लास्ट पॉइंट है, लास्ट रिजोर्ट है, जहां पे आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकती है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ऐसे जल्दी से लिख देता हूँ कि कौन कौन से हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे। सबसे पहले नोट इशूइंग ऑथोरिटी, आरबीआई वो नोट इशूइंग ऑथोरिटी है। इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है नोट इशू करने के, सारे पेपर करेंसी इशू करेगा एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे ये काम करता है, जिसमें 150 200 का टोटल रिजर्व होना चाहिए, उसमें से 115 गोल्ड, 85 फॉरेन करेंसी। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी सिक्योरिटी की सेल परचेज करनी है वो ये करेगा, कोई भी कंसल्टेंसी देनी है वो देगा, पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करेगा। सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइजरी रोल मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है, ये बैंकिंग सिस्टम पूरे को कंट्रोल करेगा, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करेगा, उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये लास्ट पॉइंट है जहां पे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हेल्प हो सकती है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक के बीच में, इंटर क्लेम ट्रांजैक्शन सभी को सेट ऑफ करता है। बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बोलते हैं इंटर क्लेम्स। ठीक है, आपस में उन सभी ट्रांजैक्शन क्या करेगा? सेट ऑफ करेगा। क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी में जितनी भी क्रेडिट की एक्टिविटी हो रही है उन सभी को कंट्रोल करेगा। और लास्ट है कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है सभी की कस्टडी किसके पास होगी? आरबीआई के पास होगी, लोकल बैंकों के पास अलाउ नहीं करते। स्पेसिफिक कुछ बैंक हैं जो डीलिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, वो भी परमिशन ले रखी है आरबीआई से तभी करते हैं। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।